अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है ये तीसरा मॉक जो लिया था आपका, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि डॉट एंड क्रॉस बना दें आप एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ये आपको पता है कि कोवेलेंट होता है, और अमोनिया ये भी आपके पास कोवेलेंट होता है। तो इसके लिए दोनों काम कर सकते हैं आप, जो है स्फीयर्स बना के भी बना सकते हैं और स्फीयर के बगैर भी बना सकते हैं। तो स्फीयर के बगैर जो है हम बना देते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये अमोनिया हो गया, लेकिन इसमें लोन पेयर का ख्याल कीजिएगा, लोन पेयर गलती ना हो। इस तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड जो था, इसमें एक गलती जो कॉमनली कर सकते हैं बच्चे वो ये है कि क्लोरीन के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं बनाएंगे, तो जिसकी वजह से गलती हो सकती है। तो इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा। तो ये इसकी डॉट एंड क्रॉस दोनों की हो गई। तो इन दोनों का एक एक मार्क था, आपको मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन दीज टू मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ प्रोडक्ट व्हेन दे रिएक्ट इन अ रेशियो 1:1। अब दोनों 1:1 की रेशियो में मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या मसला क्या है। इसकी अगर गौर से देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसके पास ऑक्टेट्स का कंप्लीट नहीं, डेफिशिएंसी है। तो इसके पास अगर डेफिशिएंसी है तो हम देख देते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। जबकि इसको देखते हैं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब इसमें से 3 तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक लोन पेयर बचा हुआ है जो कि डेटिव बॉन्ड के लिए काम आ सकता है। तो हमें इसके पास एक लोन पेयर है, सो कैन फॉर्म डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड जब बना लेगा तो उसका जो है अपने 8 तो पूरे रहेंगे, इसके इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसको जब जाके इसके साथ जोड़ दूंगा तो इसकी सराउंडिंग में, एल्यूमिनियम की सराउंडिंग में भी 8 आ रहे हैं पूरे, और इस तरीके से नाइट्रोजन की सराउंडिंग में भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है इनका रेशो 1:1 का आंसर में लिखना था हमें कि ऑक्टेट ऑफ AlCl3 इज इनकम्प्लीट ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, जबकि while ammonia has a lone pair of electron। अच्छा, अब जो है इसको थोड़ा सा और एप्रोप्रिएट कर सकते थे, ये भी कह सकते थे कि एल्यूमिनियम इनकम्प्लीट की जगह पे, ये भी सही था जो आंसर लिखा हमने, इसकी जगह पे ये भी हो सकता था कि एल्यूमिनियम नीड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लिखा था वो भी ठीक था। इसके अलावा लिख सकते थे हम लोग कि एल्यूमिनियम क्लोराइड नीड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक के पास है और एक के पास चाहिए, तो जितने चाहिए उतने ही हैं, तो इसकी बेस के ऊपर जो है ये इनकी रेशियो जो है 1:1 में कंबाइन कर रहे हैं। इसके बाद से यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है 3D स्ट्रक्चर बनानी है आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड की भी और अमोनिया की भी। तो ये दोनों बेसिक मॉलिक्यूल में भी आते हैं, आप लोगों ने कई दफा बनाए हैं और देखे होंगे। तो इसमें ट्रिगनल प्लेनर शेप होगी इसकी, जबकि इसमें पिरामिडल शेप होगी, जिसमें आपको बताया था कि एक गोल्ड लाइन आएगी और एक डॉटेड लाइन आएगी और एक ट्राइंगल आएगी। तो जो टेट्राहेड्रल की होती है वो वैसी शेप होगी इसकी। यहाँ पर एन हो गया और ये एच हो गया और ये एच और ये एच, इसके ऊपर लोन पे लगा दें ताकि उसका इम्पैक्ट नजर आए। सिमिलरली एल्यूमिनियम लगा दिया आपने, तो यहाँ पर सी लग जाना चाहिए। देखिए अगर इसमें आपने इलेक्ट्रॉन लगाने की कोशिश की, लोन पे शो कर देंगे, लेकिन बॉन्ड पे करने की शो किसी ने कोशिश की तो फिर उसके मार्क्स जा सकते हैं। आपको कहा है कि 3D ज्योमेट्री दिखाएं डॉट एंड क्रॉस पे, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि क्लियरली इंडिकेट बॉन्ड एंगल, फिर जाके आपको मार्क मिलेगा। एक मार्क इसका है, एक मार्क इसका है और 2 मार्क इसके। इसलिए हमें बॉन्ड एंगल बताना है, 107 डिग्री इसका है एंड 120 डिग्री इसका है। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त ये थोड़ा सा साइड में बना के दिखाते हैं कि अमोनिया जो है इसके पास एक लोन पेयर था, ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, क्लोराइड के साथ। तो अगर आप देखें तो इसकी सराउंडिंग में 4 आ रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा 109.5 वाला। सिमिलरली नाइट्रोजन की सराउंडिंग में भी 4 आ रहे हैं, ये भी 107 हो जाएगा, और सॉरी 109 हो जाएगा। तो इसका लोन पेयर जो था एक्चुअली वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको टेट्राहेड्रल जब शो करना है 2 मॉलिक्यूल में, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल में 2 बोल्ड लाइनें होती हैं। तो आपने एक तरफ लिख दिया नाइट्रोजन और एक तरफ लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम।
इसके बाद जो है एक बोल्ड लाइन, दो बोल्ड लाइनें होती है, एक बोल्ड लाइन लगा दी मैंने दोनों की तरफ, तो एक एक बोल्ड लाइन चाहिए आपको। जब ये मॉलिक्यूल जो है आप समझ लें कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि इसकी बोल्ड लाइन आप इस तरफ बनाई तो इसकी तरह आप इस तरह बनाएंगे, बिल्कुल सब मेरे में बनाते जाएंगे। इसकी अगर ट्राइंगल जो है आपने इस डायरेक्शन में बना दी है तो उसकी ट्राइंगल थोड़ी सी उस तरफ बना दें। सिमिलरली अगर इसकी डॉटेड लाइन आपने इस तरफ बना दी है, इसकी डॉटेड लाइन आप इस तरफ बना दें, तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें सराउंडिंग में ये आ रहा है, उसकी सराउंडिंग में आपके पास एच आ रहे हैं, ये आपने बना दिया। और साथ इसका एंगल जो है किसी भी साइड पे देखेंगे, यहाँ से और यहाँ से सेंटर लेवल से, दैट इज 109.5 लिख लिया आपने। देखिए ये मॉलिक्यूल जो है मीथेन का भी आपको दे सकता है उठा के, राइट। मीथेन का मतलब होता है C2H6। इसमें आपके पास ये कार्बन हो जाएगा, ये भी कार्बन हो जाएगा, मतलब इसमें भी सेम शेप बनेगी, टेट्राहेड्रल है टेट्राहेड्रल। तब भी आपको ऐसे करना है। इसमें आपके पास ये बोल्ड लाइन जो है, अगर कार्बन था ये भी कार्बन लगा दी, बोल्ड लाइन लगा दी, तो इस तरीके से हो जाएगा। डॉटेड लाइन इस साइड पे इसकी तरफ चली जाएगी, इसकी ट्रायंगल इस तरफ, इसकी ट्रायंगल इस तरफ करा देंगे थोड़ी सी, ये काम बन जाएगा आपका। और ये 3D का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से देखें तो आपको टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर आप इस तरफ से देखें तब भी आपको टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। तो टेट्राहेड्रल शेप जो है इसकी नजर आनी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन लिखे गए और मतलब इसके पार्ट था। इसके बाद वो कह रहा है, जब आपसे क्वेश्चन किया था ना ये वाला, एक्सप्लेन रेशो 1:1 में क्यों मिलता है, तो ये दिया था कि आपका दिमाग यहाँ पे चल रहा है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला। ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला ने डिस्प्ले पूछना था, तो बहरहाल यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई। तो जिसने डिस्प्ले बनाया ठीक है, जिसने स्ट्रक्चर बना दिया उसको दिक्कत करेंगे यहाँ पर। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड BF3 एंड अमोनियम। अब बोरोन ट्राइक्लोराइड जो है, बोरोन एल्यूमिनियम के ही ग्रुप में है, ग्रुप 3 में ही है इस ग्रुप में एल्यूमिनियम। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो फिर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी सेम मसला है। तो आप जो है BF3 बना दें और डेटेड बॉन्ड से इधर ये बना दें। असल में तो मैं ये पूछना चाह रहा था, लेकिन अगर किसी ने गलती से, स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब होता है कि वो जो है एटम की अरेंजमेंट शो कर रहा होता है, तो ऐसे बना दिया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनाया ऐसे, आपने ऐसे बना दिया है कि NH3 डॉटेड, ये क्या कहते हैं इसको, डेटेड बॉन्ड, और यहाँ पे आपने लिख दिया है BH3 कंप्लीट, ठीक है। ऊपर वाला बनाया ये अच्छा है, मतलब पूछना मैं यही चाह रहा था, ये गलती होगी, अब चलाना था, दोनों ठीक है। और इस तरीके से आपसे कहा था कि बेरिलियम डाइफ्लोराइड और अमोनिया का, अब बेरिलियम डाइफ्लोराइड जो है इसका फार्मूला बन जाएगा BeF2। ये शेप आप जानते हो, पहली शेप देखी थी 180 वाली, वो यही थी। लेकिन आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने यूज करवाया था वो देखते किस किस बच्चे का यहाँ पे काम किया। अमोनिया रिएक्शन क्यों कर रहा था, अमोनिया रिएक्शन इसलिए कर रहा था उसके पास लोन पेयर है, ठीक है। और उसके बाद क्यों रिएक्शन किया था, किसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसको, 8 पूरे हो जाएंगे। इसमें 8 पूरे नहीं होने वाले। बेरिलियम में आपके पास दो होते हैं आपके पास, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए होंगे। इस वजह सराउंडिंग में सिर्फ 2 स्टिक्स आ रही है, इसका मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको तो 4 और चाहिए, इसलिए इसको 2 अमोनिया चाहिए। तो एक अमोनिया यहाँ से और एक अमोनिया यहाँ से, तो इसको 2 डेटे बॉन्ड बना के जो है इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। इसको भी हम खोल के बना देते हैं अगर, तो ये शक्ल कुछ ऐसी हम चाह रहे थे कि आप बनाएं, और ये डिस्प्ले असल में चाह रहे थे ताकि उसमें डेटे बेटे सब कुछ साफ साफ नजर आ जाए। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फार्मूला में बना दिया है कि NH3 एरो एंड BF2, सॉरी बेरिलियम F2 और ऐसे, तो इस बच्चे को भी हम मार्क्स देंगे, ठीक है। हम ऊपर देखना था और उसकी बेस के ऊपर, मतलब इसके तो चांसेस थे सारे बच्चे इसमें मारेंगे, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चा इसको गलत करेगा, तो ये जरा देख लीजिएगा। असल में बोरोन जो है, ये बेरिलियम वाला जो मामला है, तो बेरिलियम क्लोराइड जो है ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा, जिसके 2 CL हो गए। इसके पीछे जो है ना फिर ये डायमेरिक नहीं पॉलीमेरिक चेन में होता है। ये भी कभी क्वेश्चन आ ना जाए आपके पास, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके पास क्योंकि लोन पेयर होता है, ये डेटेड बॉन्ड इससे बना देगा, इससे बना देगा। इस तरीके से आगे गेम चलता जाएगा। ये अगला मॉलिक्यूल आ गया इसका, और इसका इसका बेरिलियम भी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है,
तो फिर जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो इस तरीके से इसको 2 लेके बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि लाइमस्टोन रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइमस्टोन का फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला है SO2। देखिए मैंने कहा था कि सिर्फ जो है आपके पास एक जगह पे मसला है, फास्फोरस वाले में और नाइट्रोजन वाले में, और बाकी जो है हर फास्फोरस नाइट्रोजन ये भी याद रखना है कि दोनों सेम ग्रुप के, ये तंग करते हैं ऐसी फार्मूला में। वरना जो है इनका एक शॉर्टकट बताया था आपको, वो शॉर्टकट ये था कि अगर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड हो, जैसे ये भी ऑक्साइड है तो मिला के लिख दो, H2SO3 बन जाएगा। इस तरीके से ये भी ऑक्साइड है और ये भी ऑक्साइड है तो मिला के लिख दो, H2SO4 बन जाएगा। अच्छा ये देखो कि Na2O एंड H2O, ये भी ऑक्साइड ऑक्साइड है, मिला के लिख दो Na2H2O2 बन जाएगा, जिसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2NaOH। तो ये आपको पीरियोडिसिटी में हमने पढ़ाया था इस तरीके से। तो किसी जगह मसला नहीं आता। मसला कहाँ पे आता है? सल्फर, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन में आता है। ये तो नॉर्मल है, सल्फर है। और हमने दूसरी बात बताई थी, अगर ऑक्साइड ऑक्साइड ना हो तो फिर आप, ये तो ऑक्साइड है, इसका ऑक्साइड बना लो आप। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा आपके पास CaO। अब इन दोनों को मिला के लिख दो। तो वो तस्वीर कुछ ऐसे थी कि ऑक्साइड ऑक्साइड हो तो मिला के लिख दो, और ऑक्साइड ऑक्साइड ना हो तो फिर ऑक्साइड ऑक्साइड उसका ऑक्साइड बना के मिला के लिख दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन आपने करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये तो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड नहीं, इसका आप ऑक्साइड बना लो। अब इन दोनों को मिला के लिख दो तो ये बन जाएगा CaCO3। इस तरीके से अगर आपके पास ये SO3 होता और ये जो है आपको दे देता है NaOH, तो ये तो ऑक्साइड है, ये नहीं है, आप इसका ऑक्साइड बना लो सोडियम का। इन दोनों को मिला के लिख दो, बिल्कुल फार्मूला सेट बैठेगा। सिर्फ फास्फोरस और सल्फर में मसला आएगा। तो ये बात आपको छोटी सी कॉल करवा दी। अब जो है आपको पता है इसका ऑक्साइड ये है, उसका ऑक्साइड ये हो गया, तो आपके पास ये बन जाएगा कैल्शियम SO3 हो जाएंगे, और साथ बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, अगर हाइड्रोक्साइड हो तो वो वाटर बन जाता है। फिर उसने कहा कि इसको हमने रोस्ट किया, किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड को जब एयर में ऑक्सीडाइज किया तो ये बन जाएगा आपके पास कैल्शियम सल्फेट। डन हो गया जी। इसके बाद वो कह रहा है कि यूज इक्वेशन 1 गिवन द मैक्सिमम मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय दिस मच टन ऑफ लाइमस्टोन। अच्छी बात हो गई। इन दोनों को रिलेट करना है, इसको और इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 वाली बात आ गई। तो इन दोनों का रेशियो जो है मोल रेशियो 1:1 का है। तो हमने उतारा इनको नीचे, कैल्शियम कार्बोनेट एंड SO2 का जो रेशियो है दैट इज 1:1 का। ये कौन सा रेशियो है? मोल रेशियो। हमें किस में बात कर रहा है? ग्राम्स की बात कर रहा है। उधर से मास पूछ रहा है उसका, तो हम इसके मोल की जगह पे ग्राम्स भी तो लिख सकते हैं, इनके मोल्स की जगह पे ग्राम भी तो लिख सकते हैं। तो इक्वेशन से हम इसके कितने ग्राम लिखेंगे, इसका MR कितना होता है कैल्शियम का, तो ये बन जाएगा आपके पास 100। कैसे? 40 + 12 एंड +48, तो 100 आपने लिख दिया उठा के यहाँ पर। सिमिलरली SO2 का जो MR बनेगा दैट इज 32 इसका होता है, और 2 ऑक्सीजन के भी 32, तो 64 इसका बन गया। तो हमने 1 मोल तो ऐसा लिख दिया। अगर ये 2 मोल होते आप समझ रहे हैं फिर क्या करना होता, फिर आपको इसका 128 लिखना पड़ता। अगर इसके 3 मोल होते आप इसको 300 लिखते। अभी तो मोल रेशियो 1:1 का है, इसलिए आपने इसकी जगह पे ये लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया। अच्छा, इतने ग्राम से अगर इतने ग्राम बनते हैं, इतने टन से इतने टन भी तो बनेंगे, फिर ज्यादा अमाउंट होगा, ज्यादा अमाउंट बनेगी। तो आप इसको ग्राम ग्राम को कभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप ग्राम ग्राम का यूनिट यूज करेंगे या केजी का, तो अल्टीमेटली जो है रिजल्ट आपको उसी में आएगा। तो मैंने यहाँ पे टन लिख दिया, यहाँ पे भी टन लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपने लाइमस्टोन का कितना यूज किया है? इतना लाइमस्टोन यूज किया। तो 3 × 10⁵ 5 टन अगर यूज करेंगे तो आपके पास ये कितने टन रिमूव होगा? तो इसको जो है सिंपली सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 × 3 × 10⁵ 5 एंड डिवाइड बाय 100। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 64 × 3 × 5 एंड डिवाइड बाय 100। तो ये आ रहा है आपके पास 192.00, सॉरी चलिए वो इसमें लिख देते हैं 10⁻³ टन। ठीक है, ये आ रहा है इसका आंसर।
अब वो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, यूज द इक्वेशन इन ए determine the maximum mass of calcium sulfate that can be produced by this much. ये अब इसमें लकीली हुआ ये कि इसका रेशियो 1:1 का चला, सब किसी जगह पे आपको 2 नहीं करना पड़ा। लेकिन ऐसा होता ना अगर 2 होता है यहाँ पर और आपके पास ये बन जाता 1, फिर आप इधर जो है आप इसको 1 और फिर से, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। ऐड करने में ये कैंसिल हो जाता है, फिर आप जो है इससे रिलेट कर रहे होते हैं। अभी तो खैर आपको पता है कि 1 से 1 बन रहा है, मतलब इसका आप 1 मोल लेंगे, उससे 1 मोल ये बन जाएगा, अब उसके 1 मोल से ये आगे जो है कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। तो रेशियो का 1:1 का, मतलब ऐसे रिएक्शन को हमें ऐड करना होता है, उसमें जो इंटरमीडिएट होती है उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो अभी तो हमने ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें आपको एडिशन करें या ना करें, आप गलती भी करेंगे तो ठीक ही आएगा। तो जब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास जो है ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर नहीं कैंसिल आउट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 होते तो आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, अगर होता तो। अभी तो खैर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास नेट इक्वेशन बन जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट SO2 plus O2, so we have 2 होगा यहाँ पर, and gives you CO2 and calcium sulfate। जब तक इक्वेशन नहीं बनती आप अभी उसको रिलेट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1:1 का ही रेशियो बन रहा है। तो इसलिए जो है इस पार्ट का आंसर काफी आसान इसलिए है कि जितना कैल्शियम सल्फाइड जितना SO2 था या जितना कैल्शियम कार्बोनेट था, उसी लिहाज से आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से और कैल्शियम सल्फेट यहाँ से, इन दोनों को रिलेट करना है इक्वेशन से। इसका 1 मोल है, तो 1 मोल की जगह पे ग्राम अगर लिखता हूँ, इसकी 100 ग्राम, उसका 1 मोल का मतलब हो जाएगा कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फेट का MR बन जाएगा 40 + 32 एंड +48, सॉरी 64 बन जाएगा ये। तो सल्फेट हो गया 96 एंड +40 +40, 136 का MR बन रहा है। तो इसके 1 मोल का मतलब हो गया 136 ग्राम। उतने टन बन जाएंगे इसके। और क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में दिया है 3 एक्सपोनेंट 5, इसका हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 136 into 3 into power 5 and divide by 100। तो 3 एक्सपोनेंट 5 into 136 and divide by 100। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 408,000 टन। ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि फ्लू गैस जो है वो रिमूव करती है 90% सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो जाती है फ्रॉम जो वेस्ट गैसेज आ रही होती है। यूज योर आंसर टू B1, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। बेटा अगर आपके पास 100 थी तो उसमें से 10 जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो आपका जो पार्ट 1 में आपने सल्फर डाइऑक्साइड को निकाला है, उसकी अमाउंट निकाली है, तो देखते हैं आपने इस पार्ट में सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट निकाली है, द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इतना, इसका 10% रिलीज हो जाएगा। तो ये आंसर था आपके पास 192,000, ये आंसर था आपके पास। तो आपको पता है कि अगर 100 होता उससे रिलीज कितनी होती 10, तो 192,000 से कितनी रिलीज होगी x। इसको सॉल्व कर ले, मतलब 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको 192,000 और डिवाइड करना है आपको 100 से। इसका मतलब जो है 1 0 कम हो जाएगा, इसका 192,000 इतने टन जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद जो है 2 मार्क के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन पूछी आपसे। तो अगर मैं कहूँ किसी बच्चे को मार्किंग स्कीम या इसको मार्क कैसे करना है, कैसे चेक करना है, तो उसका आंसर ये है कि हम कहेंगे बच्चे से कि आप जो है 1 मार्क दोगे एंथैल्पी चेंज व्हेन इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब स्टैंडर्ड कंडीशन भी लिखते चल जाएगा यहाँ पर। तो ब्लू का जो है 1 मार्क हो गया, और दूसरा मार्क जो है वो इस बात का कि आपने बेसिक स्टेम क्या लिखा है, कंबस्शन है, तो कंबस्शन में आ जाएगा 1 मोल, क्योंकि एलिमेंट भी कंबस्ट होता है और कंपाउंड भी होता है, तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस
completely burnt, in excess of oxygen to produce respective oxides. अब मैं आपको, क्योंकि ये जो बिल्कुल एंड चल रहा है, आप लोगों ने पेपर देना है, तो मैं आपको बता दूं मैं क्यों लिखवाता हूँ ऐसे। आप लोग देखिए कुछ जगहों पे गूगल करेंगे तो आपको नजर आएगा कंप्लीटली बर्न का वर्ड, कभी आएगा एक्सेस का वर्ड, कभी आएगा टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, वो सारी मान रहा होता है। तो सर ने इतना एम्फसाइज क्यों किया? इसलिए किया तब आपकी अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप उस सेफ साइड पे हो जाए। अगर आपने कंप्लीटली बर्न लिखा तब भी चल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी कंप्लीटली बर्न नहीं होता, ठीक है। और रिस्पेक्टिव साइड भी उसी वक्त बनते जब आप कंप्लीटली बंद करते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही, आप जो कोशिश करेंगे सब कुछ लिखें, ठीक है। तो ये अगर ये 3 मार्क की डेफिनेशन हो जाती है, अगर ये 3 मार्क की होती है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप क्या लिखें, 3 मार्क कैसे उठाएं? आप स्टैंडर्ड कंडीशन का जिक्र कर दें। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 298 आपके पास केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, आपके पास 1 atm प्रेशर होना चाहिए, और आपके पास मोलर क्वांटिटी होनी चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस का होना चाहिए, जो चीज जल रही है, जो चीज बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसकी इक्वेशन लिख दें कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथेनॉल की। तो कंबस्शन में होता क्या है? C2H5NOH, ये आपकी अल्कोहल हो गई। कंबस्शन में रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को नहीं देंगे इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्साइड्स बनने होते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड तो वही हो जाएगा। इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड CO2 हो गया, इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड H2O हो गया। अब जो है इस तरफ आपने ऑक्सीजन लिखनी है, लिखनी पड़ेगी आपको। और फिर बैलेंसिंग करते हैं तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर 6 है, 5 नहीं है, 6 है। तो 6 है तो इसका मतलब 3 ये हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन की अगर काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, तो टोटल मिला के हो गए 7। हमने सोचा कि मार्क बच्चा लूज कर देगा। कैसे लूज कर देगा? 7 करने के लिए आप इसको 3.5 कर देंगे तो आपने गलती कर दी। आपको तो ये भी देखना था 7 करने के लिए एक ऑलरेडी इसमें है, तो इसका नंबर कितना हो कि 7 हो जाए पूरा। तो इसको 6 होना चाहिए, 6 का मतलब 3 लगाना पड़ेगा। तो आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी। हाँ बैलेंस्ड है तो मार्क मिल जाएगा, नहीं है तो मार्क नहीं मिलेगा। अगर ये 2 मार्क का होता तो ये याद रखिएगा, फिर आपको स्टेट सिंबल लाजमी लिखने पड़ते। इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन आपको लाजमी लिखना पड़ता, फिर 2 मार्क हो जाते। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आप सीधा सीधा क्या करें, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन निकाल दें। अब जब भी कोई डेफिनेशन वाली बात हो रही होती है तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आना चाहिए मोल किलो जूल, सॉरी किलो जूल पर मोल में आना चाहिए, किलो जूल पर मोल में। लेकिन आपके पास डेल्टा एच जो निकालते हैं आप लोग, इसके लिए हमने आपको फार्मूला दिया कि MC डेल्टा T से आपके पास हीट चेंज आ जाता है। इसका आंसर जूल में होता है। इस तरीके से जब आपके पास एंडो या एक्सो का मसला आता है तो साइन हम इसके साथ लगा रखते हैं। अगर इसको मैं जूल को 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा किलो जूल, और अगर इसको मोल से भी डिवाइड कर दूं तो आपके पास बन जाएगा किलो जूल पर मोल। तो आपके पास डायरेक्ट इससे आंसर सॉल्व हो जाएगा। इस हमारे CI में हमेशा मेजोरिटी टाइम क्या करवाता है, पहले ये निकलवाता है, उसके बाद फिर आपसे मोल कैलकुलेट करवाता है, फिर आपको कहता है किलो जूल पर मोल में जाओ, आप अपने पास देख लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया, इस पर आप कर सकते हैं, इसको किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो आप नेगेटिव लगा दें। ये M जो होता है ये मास ऑफ वाटर होता है, तो मास ऑफ वाटर जो है आपको दिया उसने 100 ग्राम वाटर, आपने 100 लिख दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेटा बुकेट से आ जाएगी 8 पॉइंट जितनी होती है। एंड डेल्टा टी की बात करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको निकालना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो आपको कह रहा है कि इस वक्त हो गया इतना, पहले था इतना, इसका मतलब आपको 65 माइनस 15 करना है, जिसका आंसर 50 आ जाएगा। अच्छा ये सेल्सियस में दिया हुआ, अगर केल्विन में भी दिया हो तो उसका डिफरेंस सेम होता है। क्यों? आपने इसमें 273 ऐड करना है, इसमें भी 273 ऐड करना है, तो नेट रिजल्ट तो वही आ जाएगा अगर मैथ्स आती है आपको, ठीक है। तो आप सेल्सियस सेल्सियस माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 इधर। इसको 1000 से डिवाइड कर दिया आपने, और इसको मोल के लिए जाना पड़ेगा आपको, उसकी अमाउंट दी होगी, इथेनॉल दिया हुआ 1 ग्राम। तो आपके पास यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा मास अपॉन एमआर वाला। मोल के लिए 2 फार्मूला हो सकते हैं, या तो मास अपॉन एमआर यूज करना पड़ेगा आपको कभी, या आपको C/V करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस वक्त हमारे पास इसका मास है 1, और एमआर जो है अल्कोहल का, इथेनॉल का 46 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर उम्मीद है सबने कर लिया होगा। दैट इज 100 इंटू 4.18 इंटू 50, एंड डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, एंड डिवाइड कर देंगे इसको डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 46। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास इस वक्त
961.4 में एक दफा क्रॉस चेक कर दूं इसको, तो 100 इंटू 4.18 इंटू किसी 4.2 ले लिए तो उससे भी वो अपनी चेक कर सकता है। डेटा वगैरह से वैल्यू उठानी होती है वैसे आपको। ये 50 लिख दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया आपने 1000 से, और फिर डिवाइड कर दिया आपने 1/46। तो यही इसका आंसर आ रहा है, एंड दिस आंसर इज डायरेक्टली इन किलो जूल पर मोल, एंड नेगेटिव साइन भी लगेगी, ये आपके पास आ गई इसकी। लेकिन यहाँ पे छोड़ा नहीं उसने, आपके पास आंसर आया। उसने कहा प्रोसेस 70% एफिशिएंट है। अब बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा और गलती करते हैं, और मैंने बहुत लेट तक देखा ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आप इसको जरा गौर से देख लीजिए, इसलिए मैंने आपको मॉक में डाल के दिया ताकि आप गलती ना करें। देखिए पहली बात, ये जो आपने किया है ना, यही प्रोसेस था, यही तो 70% था, ये 70% था, ये 70% से ही आया रिजल्ट। प्रोसेस तो यही था ना, ये सारा आपने प्रोसेस से तो डेटा लिया है। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने इसको किया होगा कि 70% पे ये है, और सॉरी आपने कहा कि इसका 70% निकालेगा, 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, जो कि गलत कर दिया। तो आप इसको याद रखिएगा कि 70% या 60% या 20% जो भी देगा वो इसी का तो दे रहा है, जो आपके पास आंसर निकालेंगे उसका ये दिया है। ठीक, एक और बात बता दूं, इसको जब मैं करूंगा कि 70% पे अगर आपका आंसर है 961.4 तो 100 पे कितना होगा x। तो इसका एक और शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा, जो भी आपने आंसर निकाला है अगर परसेंटेज की बात होगी तो आपका असल आंसर इससे ज्यादा होगा। ये दूसरा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। जो भी इसने परसेंटेज दी होगी 50%, 80%, 90%, जो भी दी होगी, जो आपका आंसर आया ना पहली दफा में, वो आपने उसी परसेंटेज पे निकाला है। जो आपका एक्चुअल आंसर जो होगा ना, एक्चुअल ट्रू आंसर जो होगा, वो इससे हमेशा ज्यादा होगा। तो आप देखिए इसमें, तो अक्सर बच्चा ये गलती कर रहा होता है, तो आप जो इसको गलती से अवॉइड करना आपने, तो आपके पास आ जाएगा 960 और डिवाइड बाय 70 एंड इनटू हो जाएगा 100। तो आप देखें आपका आंसर जो है इससे बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर बन गया आपके पास 961.4 इंटू कर दिया 100 एंड डिवाइड कर दिया 70 से। तो आपका आंसर जो है वो आ गया -1373.42। ठीक है, डेसिमल का जो है ख्याल करना होता है, 3 डेसिमल तक आपका 3 सेकंड फिगर तक का मामला होता है। तो 1, 2 और 3 मतलब 7 तक, इधर मत छोड़िएगा, ऐसा मत कीजिएगा, आप इसका ख्याल कीजिएगा डेसिमल्स का। तो आपके पास इसको राउंड ऑफ मत कीजिएगा, इसको आंसर वैसे ही रहने दें, और जो डेसिमल के बाद अगर वो कोई ऐसी वैल्यू हो उस वक्त आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल करना होता है कि आपके पास 3 होने चाहिए, लेकिन होल नंबर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो उतना ज्यादा अच्छा आंसर होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आप पूरा लिखें। अगर वो कह रहे थे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आप फिर 2 में कन्वर्ट कर दें। अगर 5 कहता है तो 5 में कन्वर्ट कर दें, तो जब वो कहे, वरना ज्यादा लिखने का फायदा होता है। नेक्स्ट में आपके पास कह रहा है कि यहाँ पर उसने बता दी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, यहाँ पर फिर दे दी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। तो ये एक मिस क्या कहते हैं कि टाइपिंग एरर था। यहाँ पर ये आपको पता है कि जो चीज डेटा चाहिए होगा तो ये इसकी नहीं हो सकती, किसी और की होगी। हम इसको जरा देखते हैं कि आपको कह रहा है कि आप क्या करें, कैलकुलेटिंग सी में जो वैल्यू थी एंथैल्पी चेंज और फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल करें। जिस चीज का पूछा हो आप इसकी इक्वेशन लिख लें, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो C2H5OH इथेनॉल हो गई। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसमें आपके पास कार्बन है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डायटोमिक में होता है, ये डायटोमिक में होता है। फिर इनकी फिजिकल स्टेट लिख दें, आप लिखनी होती है लाजमी। ये लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग कर दें, 2 ये हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके पास 6 हो रहे हैं, तो आपने ये कर दिया, इसको आपने कर दिया हाफ, तो आपके पास होगी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि फॉर्मेशन की है, यही आपको फाइंड करनी है। अब आपको जो डेटा दे रहा है, एक कह रहा है कंबस्शन ऑफ कार्बन। जब कंबस्शन ऑफ कार्बन होगी तो उससे क्या बनेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो आपके पास ये हमने लिख दिया कि डेल्टा एच सी हो गया किसका, कार्बन का। इसकी वैल्यू उठा के लिख दी, दैट इज 393.5। अब इसके 2 मोल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये डेफिनेशन आती है 1 मोल के लिए आती है, 1 मोल तो नहीं चल रहा, या फिर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से अगली जो वैल्यू है आपको किस चीज की चाहिए, उसने कहा कि सी में यूज करो। सी में आपने क्या निकाला, सी में आप निकाल के आ रहे हैं, कोर्स से देखें क्या निकाला आपने। आपने निकाला एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। आप ये निकाल चुके हैं, तो आप आ जाए वापस।
तो आप जो है यहाँ पर इसको इसकी कंबशन करेंगे तो आपको CO2 मिलेगा, NH2O मिलेगा, तो 2 ये मिल जाएंगे, 3 ये मिल जाएंगे। इसकी वैल्यू आप निकाल के आए कितनी है, 1373। तो 1373 नेगेटिव एंड 0.42 थी मेरे ख्याल में जी। ये अब इसका एक ही मोल था तो एक मोल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि आपको कौन सा डेटा मिसिंग था। आपको इसका कुछ चाहिए, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की अगर कंबस्टन ये लिखी हुई है तो आपके पास ये हाइड्रोजन की कंबस्टन होगी। इसमें आपने एरो नीचे की तरफ कर दिया इसका, और यहाँ पे लिखा -285.8। अब इसके 3 मोल दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास हो गया हिसाब किताब, आपका साइकिल बन गया। और इसको जो है आपने जो करना होता है सोल्यूशन अपना, उसमें ये करते हैं कि एक रास्ता तो ये हो गया, ये दूसरा रास्ता आपने बनाना है क्या, ये वाला। तो आपने एक एरो खींचा यहाँ पर। अब आपने देखना है कि कौन सी चीज आपके साथ साथ जा रही है। देखें, मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ, ये भी एरो इस तरफ जा रहा है, ये साथ है, ये भी साथ है, जबकि ये वाला उल्टा आ रहा है, क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ये उल्टा आ रहा है। तो उल्टे वाले को मैंने मार्क करना शुरू कर दिया कि ये जो है उल्टा है, जबकि ये दोनों सीधे हैं। तो आपके पास डेल्टा HF जो है आपका, वो हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर ले आते हैं इसको। तो आपने लिखा कि 2 इंटू -393.5, कुछ भी नहीं किया उस वैल्यू को मैंने, एंड फिर लिखा 3 -285.8, इसको भी कुछ नहीं किया। उधर जो है मैंने लिखा 1 इंटू -1373.42, इसको भी कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम करना है आपको, जो चीज साथ थी उसको तो प्लस रहने थे, और इसको भी प्लस कर दिया। जो चीज उल्टी आ रही थी उसकी वैल्यू चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो विल गेट आंसर। आंसर बन रहा है हमारे पास 2 इंटू -393.5 प्लस 3 इंटू -285.8, एंड फिर करना है आपको प्लस 1373.42। तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा -270.98। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मुझे लग रहा है कुछ गलती ना कर दी हो, तो 393.5 इंटू 2 कर दिया, 788 हो गया, 787, और फिर जो है -285.8 कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आ रहा है प्लस -787। 857.4 माइनस था, बन जाएगा 77 प्लस 857.4, एंड माइनस कर देंगे इसमें से 1373.4। तो जो आंसर आ रहा है 7, सही, ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद वो कह रहा है कि यूज बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, डेटा बुक से आप यूज करें। बताएं कि कंबस्शन ऑफ इथेनॉल एक्सोथर्मिक क्यों है। कंबस्शन ऑफ इथेनॉल की बात हो रही है, कोई एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, आप लोग ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं इसको। तो इसमें होता क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है। तो आपके पास अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं, ऐसा होता है आपके पास, यहाँ तक आपको बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, जबकि यहाँ से बॉन्ड रिलीज, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक की मोर एनर्जी रिलीज, more energy released during bond formation। ये जो होती है आपके पास, ये एनर्जी थोड़ा ज्यादा है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में होती है। देन
एनर्जी रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये जो है आपको, ये कम है वो ज्यादा है। ये इसका आंसर था 2 मार्क के लिए। और इसके बाद वो कह रहे हैं क्लियर ड्रॉ करें, डिस्क्राइब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, मेंशन रिएक्शन प्रोडक्ट इन्वॉल्व। 2 मार्क के लिए बनानी थी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है उसमें आपने ऐसा कर दिया, इस एक्सिस पे एनर्जी होती है और इस एक्सिस पे टाइम होता है, द कोर्स ऑफ रिएक्शन। अब एक्सो बनाना है आपको, ये भी आपको बनाना आता है। आपने यहाँ पे एक्सो के लिए ऐसे कर दिया, ठीक। अब वो कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, लेवल एनर्जी चेंजेस फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव ही आ रही है, ठीक है जी। तो आपके पास इसकी फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट C2H5OH, जबकि यहाँ पे आप लिखेंगे 2 C आ जाएंगे आपके पास, 3 H2 आ जाएंगे एंड हाफ ऑक्सीजन आ जाएगी। और फिर आपको एक एनर्जी बैरियर लगाना पड़ेगा। तो 1 मार्क तो इसका हो गया जो मैंने ब्लैक में काम किया, रिएक्टर भी लिख दिए और उसकी पूरी शेप बना दी। दूसरा मार्क इस बात का है कि आपने यहाँ पर लाजमी लिखना था एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपकी होगी एक्टिवेशन एनर्जी। एंड साथ आपको लिखना था यहां से यहां तक एरो नीचे की तरफ होगा, जब एक्सो होता है एरो नीचे की तरफ, जब एंडो होता है एरो ऊपर की तरफ होता है, तो डेल्टा एच लिखना था आपको। तो देखें, ये चीज जो आपने की है इसका 1 मार्क है, और ये जो आपने ब्लैक से पूरी डायग्राम बनाई है उसका 1 मार्क है। 2 मार्क आपके पास यहाँ पे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पर आंसर जब इसके देंगे हम तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हो सकता है कोई इससे भी अनयूजुअल हो। देखिए नंबर 1 के जो आपके पास रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एट सेम टाइम। ये इसकी डेफिनेशन भी थी। while irreversible only in forward direction। दूसरा जो डिफरेंस बनता है इसका ये है कि इरिवर्सिबल जो होते हैं रिएक्शन, रिएक्शंस गोज टू कंप्लीशन, सारे का सारा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। while इरिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल जो है do not go to completion। एक और डिफरेंस हो सकता था, वो ये था कि रिवर्सिबल में जो रिएक्शन होते हैं उसमें आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है, जबकि इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आता। ये भी हो सकता है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो केसी जो है डिक्रीज कर गया। अब आपको पता है केसी होता क्या है, केसी एक्चुअली डायरेक्टली होता है विद प्रोडक्ट एंड इनवर्सली होता है विद रिएक्शन। अगर आपका केसी ज्यादा हो रहा है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। अगर आपकी केसी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द केसी वैल्यू डिक्रीज, अच्छा डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है इसका मतलब अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो फिर केसी डिक्रीज होगा ना। तो प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज हो सकती है, रिएक्शन पीछे की तरफ जाए। अब आपको सोचना है कि टेम्परेचर ज्यादा करने से कौन सा रिएक्शन पीछे की तरफ जाता है। तो पहली बात हो गई एक्सोथर्मिक, 1 मार्क आपको इसमें मिल जाएगा। और दूसरा एक्सप्लेनेशन का, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम shift to
लेफ्ट हैंड साइड। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब एक बात का और ख्याल कीजिएगा, केसी को याद रखिएगा, टेम्परेचर के अलावा कोई चीज छेड़ भी नहीं सकती। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर की भी सोचना शुरू कर दें, कॉन्सेंट्रेशन भी सोचना शुरू कर दें, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना कि केसी ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नेक्स्ट में आपसे कहा, और इसको हमने छोड़ा था कि मिसरीड करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी पूछा आपसे, और बहुत सारे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी आपसे। तो आपके पास फॉरवर्ड तो आपके पास लिखा हुआ था, इसका हमने रिवर्सिबल पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी। तो अगर इसको रिवर्स लिखेंगे आप, तो आपके पास बन जाएगा केसी इज इक्वल टू इथेनॉइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आ जाएगा आपके पास एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर फॉरवर्ड की केसी की वैल्यू ये थी 4, फॉरवर्ड की वैल्यू जो थी आपके पास वो 4 बता रहा है आपको, तो रिवर्स में आपको बताया था रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब 1/4 हो जाएगी केसी की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आप जो है मोल्स बता दें कब इक्विलिब्रियम पे क्या क्या। तो आपके पास एक था एसिड, वो एक एसिड था, एक थी आपके पास ओल, फिर रिवर्सिबल था, फिर आपके पास एस्टर था, और फिर था आपके पास पानी, सब 1 1 मोल थे। तो स्टार्ट में क्या क्या बता रहा है आपको, स्टार्ट में बता रहा है 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं और 2 इसके हैं। तो फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि ये कम होता है, रिएक्शन कम होते हैं, एंड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो रही होती है, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट साइड पे पॉजिटिव लिख दिया इधर भी। अब मैं इसको फॉरवर्ड में ले रहा हूँ, इसकी केसी की वैल्यू में 4 ही लूंगा, इसकी केसी की वैल्यू में 4 ही लूंगा, कि फॉरवर्ड की केसी की 4 थी। अगर इसको उल्टा करके लिखूंगा रिएक्शन को, तो फिर जो है मैं उसकी केसी की वैल्यू 1/4 ले लूंगा। तो दोनों से कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब इसमें से जितनी अमाउंट कम होगी उतनी अमाउंट उसमें ज्यादा हो जाएगी। अब आपके पास इसका जो एक्सप्रेशन बन चुका है, आपने ऊपर लिखा है, तो आपके पास केसी की वैल्यू कितनी है, 1/4, ठीक है जी। इस केसी की वैल्यू जो है, अच्छा मैंने सॉरी नॉर्मल लिख दिया, मैंने नॉर्मल लिख दिया है, तो मेरे पास केसी की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी 4। फिर आपके पास, सॉरी ये केसी इसका तो है नहीं ना, हम तो इसका जो फॉरवर्ड का केसी बनेगा उसको अलग से आपको लिख के दिखाते हैं। तो आपका केसी जो बनेगा वो बनेगा कि एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आ जाएगा आपके पास एसिड की कॉन्सेंट्रेशन एंड ओल की कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके पास केसी का क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास जो है केसी की वैल्यू उसने बताई है 4, और जो है एस्टर है हमारे पास 2 + x एंड फिर 2 + x, जबकि नीचे आ जाएगा 2 - x एंड 2 - x। तो आपने जोर जबरदस्ती नहीं करनी, आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक में नहीं जाना पड़ेगा आपको, तो ये बन जाएगा 2 + x का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 - x का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 4 है। स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए आप दोनों तरफ अंडर रूट दबा देंगे, तो अंडर रूट करने से इसका आंसर तो आ जाएगा 2, उधर से आ जाएगा 2 + x, इधर से आ जाएगा 2 - x। तो सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 2x इज इक्वल टू 2 + x। इस x को उधर फेंक देते हैं और 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 4 - 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3x। आंसर आ जाएगा हमारे पास x का 2/3। 2/3 जो है x की वैल्यू आगे फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2/3 का आंसर हो गया 0.66। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू लगा देंगे इसमें, तो आपके पास बन जाएगा 2 - 0.66, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, -2 कर दिया मैंने, तो ये बन रहा है आपके पास 1.33। एल्कोहल का भी यही होगा कुछ, वो भी रिएक्टेंट है, एंड अगर 0.66 ऐड कर दूं 2 में, तो 2.66, मतलब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, प्लस करना था यहाँ भी प्लस करना था, तो 2.66 इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि ये बनाए, ये एल्कीन है, ब्रांच चेन बनाना है हाइड्रोकार्बन, डिस्प्ले फार्मूला बनाना है। तो 5 कार्बन की जगह पे आप 4 कार्बन लगाएं,
एक को आप ब्रांच बनाए, ब्रांच हमेशा टर्मिनल टर्मिनल पे नहीं होती कभी, बिल्कुल बीच में होगी। और उसने कोई ब्रांड यहाँ पे नहीं रखी, उसने डिमांड नहीं रखी, क्योंकि एल्कीन का फार्मूला है, आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगाते हैं आपका काम बन जाएगा। तो ये कर दिया आपने, और ये कर दिया, और ये कर दिया। अभी भी मुझे 0 मार्क मिलेगा, क्यों? मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया। तो आपको ख्याल कीजिएगा कि हाइड्रोजन भी लगाने हैं। तो 1 मार्क था, मिल गया होगा आपको। इसके बाद कह रहा है पेंटुइन on a straight chain hydrocarbon with the formula this exist cis trans, draw the structural formula of two cis trans isomer of 2 pentene। तो 2 पेंटीन जो है वो आपको पता है कैसी होगी। तो इसमें कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर आपके पास 3 and फिर 4 and फिर 5। तो ये ऐसी होगी एल्कीन। आप इसकी शक्ल देख लें। तो आपको फोकस किस पे करना है? इस पे करना है, इस जगह पे। तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इसके एक जगह पे लगा हुआ है आपके पास H, जबकि दूसरी जगह पे लगा हुआ है CH3। ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक दूसरे वाले कार्बन में इस जगह पे लगा हुआ है आपके पास H, तो आपने H लगा दिया। और इसके साथ क्या चीज लगी है? C2H5। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला बोला था। C2H5 की जगह पे हम जो है थोड़ा सा कोशिश करके ऐसा कर देते हैं। देखिए प्योरली तो स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं, क्योंकि इसमें डंडियां नजर आ रही है, लेकिन हम सिस्टम शो ही नहीं कर सकते ज्योमेट्री के बगैर। तो इसलिए जो है वो जो पार्ट आपको शो करना वो तो बनाए, और बाकी पार्ट को जो है आप ख्याल कीजिएगा उसका थोड़ा सा, और उसको आप नॉर्मल बना देंगे। तो ये था मॉलिक्यूल। इसको मैंने उठाया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उधर। तो क्या करना क्या होता है असल में, एक किसी साइड को हम फ्लिप कर देते हैं। हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, किसी लेफ्ट या राइट साइड को फ्लिप कर देते हैं, तो आपके पास इसका बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, और यहाँ पे लिख दिया H। बन गया इसका सेंटेंस। लेबल लाजमी उसने बोला होता है, हमें नजर नहीं आता, हम नहीं कर रहे होते, हम जवान हैं, होशियार हैं। तो लेबल आप लाजमी कर दें, लिखते हैं कि ये सिस 2 पेंटीन है, 2 पेंटीन या पेंटुइन, जबकि ये आपके पास ट्रांस 2 पेंटीन है। अब वो कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 अल्कोहल दैट प्रोड्यूस पेंटुइन। ये बनाने के लिए आपके पास अल्कोहल की शक्ल कैसी होनी चाहिए? ये 5 कार्बन की हमने बना दी। तो कैसी अल्कोहल से ये चीज बन सकती है? बेटा अगर इसके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इसका OH चला जाए और इसका H चला जाए, तो आपके पास ये बन सकती है? नहीं। हाँ, इसका OH चला जाए, इसका H चला जाए, तो आपके पास ये बन सकता है। यस। तो आपके पास एक एल्कीन बन जाएगी ये वाली, और सॉरी एल्कोहल, और दूसरी अल्कोहल भी हम देखते हैं। देखिए एक तो ये है कि मेरे पास यहाँ पर लगा हो OH, और बाकी सारे लगे हुए H। आप लोग H लगा दीजिएगा, मैं तो आदत खराब है मेरी। तो ऐसा इसका पानी निकल जाए तो आपके पास ये वाली चीज बन जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि आप जो है कार्बन नंबर 3 पे लगाते हैं, और इससे भी बन सकती है, क्योंकि बीटा कार्बन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आपके पास इस तरीके से ये चीज बन सकती है। ये दोनों एल्कोहल डिफरेंट है, एक का नाम 2 पेंटेनॉल है, एक का नाम 3 पेंटेनॉल है। अब इसमें भी मार्क्स जाएंगे आपके, जाने जाने। आपको एक बात समझाई हुई है, आप कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला लाजमी साथ लिया करें। तो एक्चुअली बन जाएगा CH3, फिर CHOH, फिर CH2, फिर CH2 एंड फिर CH3। जबकि दूसरे में CH3 होगा, फिर CH2, फिर CHOH एंड फिर CH2 एंड फिर CH3। तो ये दो हो गया हमारे पास। इसमें उसने कहा कि वन ऑफ द अल्कोहल एक्सिबिट आइसोमेरिज्म, ड्रॉ द फार्मूला ऑफ 2। जब ड्रॉ बोला तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ये क्लियरली इंडिकेट 3 डायमेंशन। आपको और उसने बता दिया कि किस तरह का आइसोमर बनाना चाह रहा है। तो जो कारण, देखिए इसमें OH हो गया, नीचे H हो गया, दो पार्ट डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम सेम है। ये तो कारण नहीं हो सकता। बाकी किसी को चेक नहीं करते हम, CH3 CH2 को चेक ही नहीं करते। तो यहाँ पर H है, OH है, यहाँ पर H, तो ये दो पार्ट डिफरेंट हुए। ये CH3 है, जबकि ये कुछ और है। तो इसका मतलब ये चिरल कार्बन इसमें जो है आपके पास आ रहा है, कार्बन कार्बन। तो अब ये काम कर सकता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 3D बनाने के लिए ऐसे करना होता है
पर मिरर इमेज होता है। अब इसका मिरर इमेज जो है ना बिल्कुल, इसको देखिए ये मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, अब ये देखिए पूरा इसका मिरर इमेज आपके सामने आ गया। यहाँ पे बीच में लाइन लगा के मिरर इमेज आपको नजर आ रहा है। जो चीजें हैं वो लगानी शुरू कर दें इसके। OH है, फिर H है, फिर ये पूरी चीज है और ये पूरी चीज है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ऊपर कर दिया मैंने OH फॉर एग्जाम्पल, नीचे मैंने कर दिया H फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, सॉरी CH2, फिर CH2 एंड फिर CH3, जबकि यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। अब जब उस तरह से चलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पहले CH2, फिर CH2, फिर CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H और ये बन जाएगा आपके पास CH3। तो ये इसकी ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, जिसमें 109.5 का एंगल भी नजर आ रहा है। यही एक्सेप्ट होगा, किसी बच्चे ने अगर ऐसा बनाने की कोशिश की है उसका मिरर इमेज बनाने की, तो उसका मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, ये बात जाएगी। ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री नहीं शो करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने। 10 decolorized bromine suggest isomer of this do not। ये तो ओरिजिनल में क्वेश्चन आ चुका था। अब आपको पता है कि दो इसमें इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं, 10C5H10 है। असल में सैचुरेट होता तो C ये होता। दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से भी शॉर्ट होते हैं, दो बॉन्ड जो है वो साइक्लिक होने से भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो आपको 5 कार्बन का साइक्लिक बनाना है, और बनाना कौन सा है, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब साइक्लिक का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा ही नहीं आपसे, उसमें आपको कंडेंस फार्मूला यूज करना पड़ता है, मतलब CH2 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 CH2। तो ये काम सारा हमने क्लास में ही कर लिया था, बता दिया था कई दफा कि अगर इसको आप बनाने की कोशिश करें, सर ये तो ऐसा था, इसको मैं बनाने की कोशिश करूं तो आपके पास CH2 एंड CH2 एंड CH2 एंड CH2। मैंने पढ़ाया था कि आपको इसमें कोई डंडी नजर नहीं आनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। तो आपकी आखिरी वालों की तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी। देखें इधर की क्या करेंगे, ना इधर पूरी है ना इधर पूरी है। तो जब साइक्लिक होता है तो आपको ये बनाना पड़ता है। हाँ मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर किया हुआ पूरा पूरा, लेकिन साइक्लिक के लिए आपको ये काम बाद में शो करना पड़ता है। तो ये आपके पास ऐसा एक आइसोमर है उसका जो ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेगा। जी सेकंड पार्ट कह रहा है कि इट कैन बी पॉलीमराइज, ड्रॉ अ सेक्शन ऑफ पॉलीमर शोइंग 2 रिपीट यूनिट। पेंटुइन की बात हो रही है दोबारा। तो पेंटुइन ये मॉलिक्यूल था, इसमें से आपको क्या करना होता है, समझाया था आपको कि इस पार्ट को फोकस करना है। इसको पहले सीधा कर लें, ये जो कर रहा हूँ ये करने की जरूरत नहीं, इसको आपको तो सिर्फ आंसर देना था। इस चीज को पूरी को नीचे लगा दें C2H5, अब आप इसका पॉलीमर बना सकते हैं। तो ये तो करने की जरूरत आपको सिखा रहे हैं, असल में इसका आंसर यहाँ पे है। 2 रिपीट यूनिट का मतलब 4 कार्बन हुए, लाइन खींच दी आपने, और आपके पास HH ऊपर और नीचे आपके पास आ रहा है, सॉरी इसमें आपके पास एक H है और एक CH3 है, तो एक H हो गया एक CH3 हो जाएगा। तो ये CH3 हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा, ये CH3 और ये C2H5, और आप जो है इसके साथ N लगा दें। नेक्स्ट पार्ट काफी आसान था। इसमें पहला क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं E का। E में आपके पास कार्बन है 4, C4 है ये 1 2 3 4, हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास 10 एंड ऑक्सीजन 2, ये बन जाएगा C2H5O। स्केलेटल फार्मूला ऑफ डी आपके पास ये रहा। डी में आपके पास कार्बन है 1 2 और 3 और 4, तो अब 4 कार्बन के लिए 2 हो गए और 3 और ये 4 कर दिए। फिर गिनती भी कर लें 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, इसका मतलब कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपको OH भी लगाना है, तो इसका स्केलेटल फार्मूला होता है। इसने कहा कि स्ट्रक्चर फार्मूला सारे आइसोमर नहीं शो करता, ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला से नजर नहीं आते। कौन से आइसोमर नजर नहीं आते, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नजर नहीं आते स्ट्रक्चर फार्मूला में, ठीक है। जैसे आपको ये लिख के दे दिया CH और फिर डबल बॉन्ड CH Cl। अब आपको कुछ नहीं पता जब तक डिस्प्ले नहीं हो, इससे सेम ट्रांस आपको नहीं पता चलता स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। अच्छा, 2 कंपाउंड शो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। अब इसमें सिस ट्रांस कौन कर सकता है और वो कौन कर सकता है, बेटा ये सिस ट्रांस नहीं कर सकता। इसमें दोनों तरफ आपके पास H आ रहा है तो हैवी और बल्कि साइड नहीं बन रही, ये तो खत्म हो गया। ये कर सकता है सिस ट्रांस। कैसे कर सकता है, इसमें अगर खोल के देखें आप इसको तो ये डबल बॉन्ड हो गया,
ये ऊपर H और ऊपर H, नीचे कर दिया CH3 और नीचे कर दिया CH3, तो आपके पास ये सिस ट्रांस इसलिए कर सकता है कि हैवी लाइट साइड्स बन रही है इसकी, ये कर सकता है, तो इसका नाम है A, राइसोमेरिज्म हो जाएगा इसका सिस ट्रांस। दूसरा जो है आपके पास, उसने करना है ऑप्टिकल, पहले से लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिकल में दो ही होते हैं जो स्ट्रक्चर में नजर नहीं आते। ऑप्टिकल इसमें से कौन कर सकता है जिसमें कायल कार्बन हो, तो कायल कार्बन किसमें आ रहा है, देखिए इसमें तो कोई कायल कार्बन नहीं है, ठीक है, CH3 को देखना नहीं, तो डबल बॉन्ड है, ये भी काटते हैं, ये भी काटते हैं, इसमें आपके पास ये डबल बॉन्ड है, काटते हैं, इनको देखना नहीं है, ये हो सकता है CH, इसको हमने लिखा, ये बन गया हमारे पास D, इसको खोल के दिखाऊं आपको, तो कार्बन के साथ एक OH है, एक H है, एक CH3 है और एक C2H5 है, तो ये बना सकता है, तो आपके पास ये इसका आंसर है। D can be converted into C, state the type of reaction। D को E में लेके जाना, तो ये रहा D, इसको लेके जाना E में, किधर गया E, D को C में लेके जाना, तो ये D है और ये C है, तो इसमें क्या फर्क आ रहा है, एल्कीन बन रहा है अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन, तो इसका नाम हो जाएगा एलिमिनेशन, वाटर निकालना, या फिर इसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। रीजन to concentrate sulfuric acid and 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रीजन पूछा था, कंडीशन मैंने वैसे लिख दी है। what is formed when E undergo same reaction using excess of same reagent, E, चलते हैं E की तरफ, E आपके पास ये रहा, तो इसका अल्फा कार्बन देखिए, ये इसका OH जाएगा और इसके साथ वाला बीटा जो है इसका H जाएगा, सिमिलरली इसका OH जाएगा और इसका जो है H जाएगा, तो जब आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि ये असल में, पहले आप देख लें इसको और से बना के आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा था, OH यहाँ पे लगा हुआ है, NOH यहाँ पे लगा, तो इसका HNOH चला जाए, इसका HNOH चला जाए, तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी वैलेंसियां जो है वो अपनी जगह पे, तो फॉर्म कंपाउंड E। अच्छा, व्हाट इज फॉर्म व्हेन दिस, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं, कौन सा फॉर्मूला लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऐसे कर दें इसको, तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे आर्गन लगा के, और अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देंगे साथ, जो आपको बताया कि आप आरत बना लें इसकी, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट C में, वो ये कह रहा है कि इसको, ये चीज पहले इसमें कन्वर्ट हुई है और फिर ये इसमें कन्वर्ट हुई है, इनमें से किसी को पहचान नहीं, ये तो एक एल्कीन है और वो कीटोन है। अगर ये कीटोन है, आप जानते हैं इसको कि ये कीटोन है, तो कीटोन किस चीज से बनता है, कीटोन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल से, 2 डिग्री ओल से, तो इसमें 2 डिग्री ओल होनी चाहिए, तो अगर ओल बनाना है इससे आपको, तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, तो जब पानी ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा, तो आपने पानी इसमें अगर ऐड कर दिया तो आपके पास बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CHOH हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, आप इसको खोल के बना के देख सकते हैं। अब वो कहता है कि आउटलाइन हाउ इट कैन बी कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली आप लैब में कैसे करोगे, लैब में कैसे करोगे काम, तो आपको पता है कि एल्कीन था, आपने उससे इंटरमीडिएट बनाना है, अल्कोहल बनानी है, तो कैसे ये बनेगा, तो आपने लिखना है यूजिंग H3PO4, हाइड्रेशन करने जा रहे हैं एक्वस एट 300 डिग्री सेल्सियस ऑन रिएक्शन विद स्टीम, ये वर्ड लाजमी यूज कीजिएगा कि रिएक्टेंट है स्टीम, जब तक आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये बन ही नहीं सकता, तो बच्चे नॉर्मली लिख के आ जाते हैं फास्फोरिक एसिड, बोलो सर फास्फोरिक एसिड में एक्वा से पानी तो होगा, तो पानी तो होगा फास्फोरिक एसिड में, लेकिन 300 पे फास्फोरिक एसिड को मैंने गैस लिखा है क्या, 300 पे इसको एक्वस लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब पानी 300 पे ये स्टीम, ये हो सकता है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो रिएक्टेंट है वो लाजमी लिखिएगा। तो आपके ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, तो आपके पास 1 मार्क इसका हो जाएगा, इस तरीके से फास्फोरिक एसिड 300 टेम्परेचर हो गया, और ये हो गया, अगर किसी को याद है तो इसमें 60 ATM प्रेशर भी होता है, अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि मेरे पास जो मार्क्स आ रहे हैं उस लिहाज से
तो इसको मैंने 2 मार्क का कर दिया फिर। और व्हाट इज रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेज 2। स्टेज 2 में आपके पास 2 ऑल से बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है और कीटोन बन रहा है। कीटोन का कोई डर नहीं है कि मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। तो आप जो है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए आपको बताया था कि एसिडिफाइड K2Cr2O, एसिडिफाइड का वर्ड लाजमी लिखें एंड रिफ्लक्स कर दें आप इसको। ठीक है, कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, को डर नहीं है आपको। अगर एल्डिहाइड होता फिर आपको डिस्टिल करना पड़ता। कह रहा डी एंड एफ आर आइसोमर, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज दिस? डी एंड एफ, डी एंड एफ को देखते हैं कहाँ है, कैसे कैसे हैं, मार्क करते हैं। ये रहा डी एंड ये एफ। ठीक है जी, आइसोमर होंगे। तो ये चेन आइसोमर तो नहीं है, ये ब्रांच आइसोमर भी नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर सॉरी चेन भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। पहला वाला डी जो है वो अल्कोहल है, जबकि एफ जो है वो ईथर है। इनका नाम हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आइसोमर। अब बच्चा मेरे साथ आके लड़ रहा होता है, कहता है सर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, मैंने इसको स्ट्रक्चर लिख दिया, आप क्यों मार्क काट रहे हैं मेरा? बेटा स्ट्रक्चर में आपको पता है 3 टाइप होती है, चेन होता है, पोजीशन होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पढ़ाई ऐसी थी आपको, मतलब वो 5 जो टाइप आइसोमर की पढ़ाई है तो किसकी पढ़ाई थी आपको, ताकि आप टाइम पे पहचान सकें। इसका आंसर बस यही फंक्शनल ग्रुप ही बनेगा, जिस स्ट्रक्चर लिखा है उसका मार्क कट जाएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मॉक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।